हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, टॉपिक हम लोगों का जो चल रहा है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप सबने प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख ली होंगी, समझ ली होंगी, पढ़ ली होंगी अच्छे से कि उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक आपको स्टडी करवाए हैं। आज हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, वो है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। तो आज बच्चों हम लोग अक्रेंस ऑफ मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अक्रेंस ऑफ मेटल्स में थोड़ा सा मेटलर्जी से रिलेटेड टॉपिक है। तो क्या होता है कि अक्रेंस ऑफ मेटल्स में हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कराना सीखेंगे। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का सेंस क्या है कि कोई भी मेटल जो है जब भी कभी नेचर में एग्जिस्ट करता है तो वो किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेटल्स जब भी बाहर निकालने की कोशिश हम लोग उसको करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस है। जैसे कि मैंने अभी दो टर्म मेंशन किए, एक होता है आपका एक कंबाइंड स्टेट और एक होती है फ्री स्टेट, जिसे हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि कोई मेटल अपने आप को फ्री स्टेट में जब नहीं रख पाता है तो वो किसी के साथ जुड़ के अपने आप को नेचर में एग्जिस्ट कराता है। जैसे क्लोराइड के साथ वो एग्जिस्ट कर गया, आपका सल्फाइड के साथ कर गया, कार्बोनेट के साथ एग्जिस्ट कर गया, तो उसकी वो एक तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है। और कोई ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि वो अपने आप को फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कराना है, जैसे कॉपर फ्री स्टेट में करवाता है, कंबाइंड में भी कराता है नो डाउट, लेकिन फ्री स्टेट में रह रहा है, दैट मीन्स नेटिव स्टेट में रह रहा है। गोल्ड नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपका सिल्वर जो है वो भी नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। प्लैटिनम नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अपने आप को फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कराते, वो किसी के साथ जुड़ते नहीं है, मतलब किसी के साथ मिक्सअप होके कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते। इसी वजह से हम उसको नेटिव या फ्री स्टेट कह देते हैं। तो बच्चों, हमें मेन टॉपिक इसमें स्टडी क्या करना है, मेनली हमें ये बात समझनी है कि जब कभी भी मेटल किसी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए उस स्टेट से, उसे हम प्रोसेस को बोल देते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक तरीके से ऐसा सेंस है कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसकी कंबाइंड स्टेट से, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी का नाम दे देंगे। ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में बोल दिया, वैसे तो उसके बहुत सारे मीनिंग और डेफिनेशंस हो जाते हैं, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके समझे तो दिस इज अ सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ द मेटलर्जी। तो आप अकरेंस ऑफ मेटल में बात करेंगे। ठीक है, तो कंबाइंड स्टेट एक होती है बच्चों, कंबाइंड स्टेट से ये मेटल्स बाहर निकालते हैं, ये डबल आर आएगा, और कंबाइंड स्टेट होती है, और एक होती है आपकी फ्री स्टेट, जिसे आप लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में जो एलिमेंट होता है, जो भी आपका सब्सटेंस होता है, वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कॉपर है, सिल्वर है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आपका गोल्ड है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। प्लैटिनम है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये फ्री स्टेट में रहने वाले एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, Ag है, आपका Au है, आपका Pt हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट हैं। आपको नेचर में ऐसे ही मिल जाएंगे। कंबाइंड स्टेट में मतलब क्या है, कंबाइंड स्टेट का मतलब कंबाइंड विथ, किसी के साथ भी हो सकते हैं कंबाइंड विथ, जैसे आपके सल्फेट्स के साथ हो गए कंबाइंड, ठीक है, क्लोराइड्स के साथ हो गए, सल्फाइड के साथ हो गए बच्चों, कार्बोनेट के साथ हो गए, कार्बोनेट के साथ हो गए। तो ये कहने का सेंस ये है, यहाँ पे मिक्स करके एग्जिस्ट करते हैं और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अब बाहर निकालते हैं हमारा रिक्वायर्ड मेटल, और वहां पर भी हम प्यूरिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी प्योर होते हैं, बस उसमें थोड़ी सी गैंग्यू वैंग्यू सेपरेट किया जाता है। वो गैंग्यू क्या होंगे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट। ये दो चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, क्लियर बच्चों। ठीक है, अब बात क्या है कि हम ये बात बोल रहे हैं कि जो भी स्टेट है, वो कोई भी हुई, चाहे वो सल्फेट हुई, क्लोराइड हुई, सल्फाइड हुई, कार्बोनेट हुई, ये जब एग्जिस्ट करेंगे तो भाई उनके क्या नाम होंगे और कैसे उसे हम बात पहचानेंगे, ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमारा टर्म है, एक आता है मिनरल, ठीक, एक आता है और एक हमारा मीनिंग आती है जिसको हम कहते हैं गैंगियो। तो हमारे 3 टर्म्स यहाँ पर हैं, एक हमारा कौन सा है, मिनरल, एक हमारा है और लास्ट है हमारा गैंगियो। ये 3 टर्म्स हमको पहले समझने हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। तो जो मेटल्स हैं या उसके कंपाउंड्स हैं, जब वो अर्थ में नेचुरली जैसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जिस फॉर्म में हमें मिल रहे हैं उस फॉर्म में हम उसे बोल देते हैं मिनरल। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द नेचर नेचुरली या ऑन अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड द मिनरल। ठीक, अब आपने क्या करा, और का क्या मतलब है, पहले और को समझने से पहले गैंग्यू समझ लीजिए। ठीक, और का मतलब और गैंग्यू का मतलब थोड़ा सा एक दूसरे से टच में रहेगा। गैंग्यू का मतलब होता है अनवांटेड इम्प्योरिटीज, अनवांटेड इम्प्योरिटीज। अब अनवांटेड इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती हैं? अनवांटेड इम्प्योरिटीज आपके सैंड हो सकती है बच्चों, मड हो सकती है, स्टोन्स हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो वाले हो सकते हैं, पेबल्स लिख दीजिए आप। तो कोई भी इसमें ऐसी इम्प्योरिटी जो बाहर निकाली जा सकती है विद अ फिजिकल प्रोसेस, है ना, वो हम लोग बोल देते हैं गैंग्यू पार्टिकल्स या अनवांटेड इम्प्योरिटीज कंसीडर्ड एज अ गैंग्यू। इस तरीके से हमने इस बात समझ ली कि हम इसको इस वे में बोलेंगे, है ना। अब क्या होगा कि ये सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो सब बाहर जब निकल जाएंगी तो वो बन जाएगा ओर। ये किस में से निकाली जाएंगी? ये मिनरल में से निकाली जाएंगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने मिनरल में से गैंग्यू को बाहर कर दिया, तो हमारा ओर मिल गया। अब जो ओर है वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि मिनरल्स वो हो गए, मतलब मीन्स और वो हो गए जो वो मिनरल्स हो गए जिसमें कि हम मेटल्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं कन्वीनियंटली या प्रॉफिटेबली। अगर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग मैं समझ रहा हूं आपके लिए, तो आप कैसे समझोगे कि भाई और क्या है? और में से आप क्या करिए, और को आप ऑब्टेन करना चाहते तो आप गैंग्यू पार्टिकल को मिनरल में से अलग कर दीजिए, दैट इज कंसीडर्ड टू बी दी और। अब और तो हमने ये समझ लिया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि दोज मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल, ठीक है, टू रिमूव गैंग्यू पार्टिकल प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, मतलब आप उसमें अपना प्रॉफिट भी देखो और अब उसको कन्वीनियंटली सेपरेट आउट भी कर लो, तो उसको आप क्या बोल दोगे, और बोल दोगे। तो और एक तरीके से वो सब्सटेंस हो जाता है जिसमें अब गैंग्यू पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। गैंग्यू आपने बाहर कर दी, अब आपने क्या मिला है, आपको और मिला है। और मिनरल मतलब जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे, दैट इज कंसीडर्ड एज अ मिनरल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस में आपका सब आ गए, जिसमें दैट मीन्स कि उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो भी उसमें प्रेजेंट होगा वो सब आ जाएंगे। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर या अर्थ क्रस्ट भी आप कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी मिनरल। और क्या हो गया, जब मिनरल में से आपने गैंग्यू पार्टिकल को सेपरेट आउट कर दिया तो वो आपका और हो जाएगा। और मतलब जिसमें से आप मेटल को बाहर निकालना चाहते हैं। अब और वो सब्सटेंस है जिसमें आप और मेटल को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और गैंग्यू मतलब अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो कि आपकी सैंड, मड, स्टोन, पेबल्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। अब और में से हम निकालते हैं अपना मेटल, ठीक है। अब मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कराना है, तो बच्चों कुछ मेटल्स के नेम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और में से मेटल जब बाहर निकाला जाएगा तो मैंने बोला ना, वो किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब वो चाहे वो सल्फाइड हो, वो क्लोराइड हो, किसी की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लोराइड हो, ठीक है, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनकी नेचर है जैसा भी वो चाहे। तो अब हमें कुछ ओर्स के नेम लिख लेने हैं और हमें उसके बारे में बताना है कि उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमारा NaCl है, ये हमारा ओर है बच्चों, ये ओर हो गया। इसमें से मेटल हमें क्या बाहर निकालना होगा, हमें यहाँ पे सोडियम बाहर निकालना होगा। अब देखिए क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है NaCl, क्या बाहर करेंगे, उसमें से सोडियम बाहर करेंगे।
इसे हम बच्चों वैसे क्या बोल देते हैं, रॉक सॉल्ट बोल देते हैं। ये नेम हो गया, ओर का नेम मेंशन कर दिया, नेम ऑफ दी ओर आप इसे कह सकते हैं, या आप नॉर्मली बोल दें नेम ऑफ दी ओर लिख सकते हैं आप इसको। तो ओर का जो नेम है वो ये है, और ओर NaCl है, दैट मीन्स ये केमिकली कंपाउंड ये वाला आपने है, और ये वाला कंपाउंड है, उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है आपको, सोडियम करना है। तो आपने ओर जब लिखा है तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आपने गैंग्यू हटा दिया है मिनरल में से, जो मिनरल आपको अर्थ ने दिया, अर्थ क्रस्ट ने, नेचर ने दिया, उसमें से आपने गैंग्यू हटा दिया। अब उसमें से ओर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सामने आ गया। अब उसमें से मेटल बाहर निकालो, वो आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हम उसको प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा, अब दूसरा क्या है, एक और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक है हमारा Al2O3, ये ऑक्साइड का हो गया, इसे हम बॉक्साइड कहते हैं बच्चों। और इसमें से एक्सट्रैक्ट हम लोग एल्यूमिनियम करेंगे, दिखाई दे रहा होगा। तो बॉक्साइड जो है वो हमारा ओर है, और फॉर्मूला क्या है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बॉक्साइड इसका नाम हो गया। और उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कराना है आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कराना है। तो दिस इज अ वे टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम दी बॉक्साइड। ये आपका सेकेंड मैंने मेंशन करवा दिया। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज अब आपको ऑब्टेन करना है। इसको हम लिख लें यहाँ पे, या किसी भी फॉर्म में लिख लें, MnO2 मेंशन कर दीजिए। MnO2 को आप वैसे क्या बोलते हैं, मैग्नीज जो है वो पायरोलूसाइड बोला जाएगा ना, पायरोलूसाइड। तो ये इसमें से मैग्नीज आपको Mn बाहर करना है, पायरोलूसाइड, ये आपको ऑब्टेन करना है बच्चों। इसका नाम हो गया क्या, पायरोलूसाइड। ये भी स्पेलिंग लिख सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे O मेंशन कर दो, तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पायरोलूसाइड ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो MnO2 आपका ओर का नेम हो गया, पायरोलूसाइड उसका ओर का नाम हो गया, मतलब फॉर्मूला ये है, नेम ये है, और उसमें से मेटल कौन सा एक्सट्रैक्ट कराना है, मैग्नीज कराना है। ठीक है, अब फोर्थ बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलामाइन लिख लो, एक जिंक ब्लेंडी लिख लो। कैलामाइन फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। कैलामाइन क्या होता है, ZnCO3 और जिंक ब्लेंडी ZnS, दोनों से एक्सट्रैक्ट जिंक करते हैं हम लोग। ये हमारा जिंक को ऑब्टेन करने का तरीका है। ये हमारा ओर है, कोर का फॉर्मूला, और ये इसके नेम्स हैं। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैलामाइन है, जिंक ब्लेंडी है। ये आगे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एग्जामिनर जिंक ब्लेंडी के नाम से भी दे सकता है, कैलामाइन के नाम से भी दे सकते हैं, पायरोलूसाइड के नाम से भी, बॉक्साइड, रॉक सॉल्ट, ये सब इसके कॉमन नेम्स हो जाते हैं। तो आप इनके नेम ऑफ दी ओर जो है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन कहते हैं, और जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंडी कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आयरन के लिए। तो Fe2O3 जो है उसको हम बोलते हैं हेमाटाइट, और इसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ये हमारा नेक्स्ट वो है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, एक और मैं बता देती हूँ जिसका नेम है, दिखाई दे रहा होगा अगर इसमें, तो ये है आपका सेवेंथ, जिसमें हम सिनेबार कहते हैं इसको बच्चों, सिनेबार। और इसमें से हम Hg एक्सट्रैक्ट करते हैं, मरकरी। फॉर्मूला क्या होता है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान से देखना, Hg जो है वो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो Hg मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम हो गया, सिनेबार इसका नेम है ओर का। और इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या आपको करना है, इसमें से आपको मरकरी एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो आपके नेम ऑफ दी ओर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो पहले आप इनको लर्न करिए, इसके फॉर्मूलाज लर्न करिए, फिर जो आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तभी आपको वो समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली कि भाई हमारे मिनरल्स जो है
ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, गैंग्यू क्या है। अब हमने ओर्स में से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्या निकालना है और उसका पर्टिकुलर नेम क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो आप इस चीज को लर्न करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बाद। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये बात भी कही जाती है कि ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो नेचर ने हमें दे दिया है हम उसमें से कुछ ना कुछ निकाल ही लें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वो हम ये देखते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट दे रहा है और कन्वीनियंटली बाहर आ रहा है वो मेटल, तो ये देखा जाता है। इसलिए ये बात बोली जाती है कि जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स तो होते हैं, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मिनरल में से तो ओर आपने निकाला है, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर की कैटेगरी में कभी नहीं आते। वो हो सकता है उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लायक ही ना हो, और हो भी तो इतनी क्वांटिटी कम हो कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ गई अकरेंस ऑफ मेटल्स में। जैसे मैंने लिखा है Al2O3, तो यहाँ पर एक मेंशन और होता है, जैसे लिख दिया 2H2O, तो वो भी एक तरीके का फॉर्मूला है, बट मैं 2H2O को कंसीडर नहीं कर रही हूँ बॉक्साइट में, मैं जस्ट Al2O3 ही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, और कॉपर के भी है, और अगर आप देखें कॉपर के भी आएंगे, अभी कॉपर के बारे में बात करेंगे, क्यूब्राइट है, कॉपर ग्लैंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे तो वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। कॉपर, आपका कॉपर ग्लैंस हो गया, और आपका कॉपर पायराइट हो गया, है ना, वो भी एग्जाम्पल्स हैं काफी सारे, CuO, Cu2S। बस ये सफिशिएंट है, पहले आप इन्हें लर्न करिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को जब ओर से सेपरेट आउट करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस है, इसके 5 स्टेप्स है टोटली, लेकिन 10th क्लास में आपको 3 स्टेप्स में इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में बात होती है, फिर उसके बाद हम उस कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कराते हैं किसी मेटल ऑक्साइड में, फिर मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज होता है, और लास्ट में हमारा आता है थर्ड पार्ट, जिसे हम रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन कहते हैं। देख लेते हैं पहले कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो हमने पहला ले लिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, कंसंट्रेशन करवा दिया, उसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल करवाएंगे। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब इसी में एक पार्ट आ जाता है कि मेटल को जब हम कंसंट्रेटेड ओर से मेटल में चेंज करते हैं तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस कौन से हैं इसी के अंदर है, एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा प्रोसेस बच्चों आ जाता है रोस्टिंग का। ठीक है, तो ये हम इसी के अंडर में पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है रिफाइनिंग या फिर आता है प्यूरिफिकेशन। दोनों पार्ट में कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, इसको बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि ओर को कंसंट्रेटेड करो, मतलब कि जितना भी उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे गैंग्यू पार्टिकल्स अगर मैं बोलूं, सैंड है, डस्ट है, मड है, ठीक है, अर्थी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या आपकी कोई भी और ऐसी चीज है जो कि उसमें इन्वॉल्व है, तो आप उसको प्योर फॉर्म में लेकर आइए। प्योर इन द सेंस वो गैंग्यू हटा दीजिए, वो इम्प्योरिटीज हटा। तो ये 3 स्टेप्स हमारे हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, जिसमें 2 पार्ट्स हमें स्टडी करने हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बच्चों, और लास्ट हमारा प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग आता है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि ओर को कंसंट्रेटेड करो, जितनी भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज है उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दो। दैट मीन्स उनमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सब आपको बाहर निकालनी है। जैसे क्या हो गया, जैसे अर्थी पार्टिकल्स हो गए, सैंड हो गई, डस्ट हो गई, मड हो गई, बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस है जो कि अनवांटेड, जो आपको अपने मेटल के लिए नहीं चाहिए, वो आपके लिए अभी वेस्ट है। तो ऐसे में अगर आप ओर में से सारी चीजें बाहर निकाल देते हैं और उसमें मेटल और उसका कंपाउंड बचता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब सेकेंड पार्ट आता है कि कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में चेंज करवाना है। तो उसके 2 तरीके हैं।
कि जो ओर है वो आपका एक तरीके से कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो कंपाउंड देखिए बहुत तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, वो कर सकता है सल्फेट की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस फॉर्म को, डैट मीन्स उस सॉल्ट को आप कह सकते हो कि जो फॉर्म उसमें प्रेजेंट है उसको ऑक्साइड में चेंज कराओ सबसे पहले। तो आप पहले ऑक्साइड में चेंज करवाओगे, जब आप ऑक्साइड में लेकर आओगे तभी वो मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज होगा। तो मेटल कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में लाने के लिए हमारे पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि एक में जो आपका कैल्सिनेशन वाला पार्ट है उसमें आप ऑक्सीजन नहीं दोगे, ये बाद में भी मैं आपको समझाऊंगी, और रोस्टिंग वाले पार्ट में आप ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से ट्रांसफर करोगे और उसमें फिर आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। दोनों से हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन बस इतना सा फर्क है कि एक में कार्बोनेट का कंपाउंड होता है और दूसरे में सल्फाइड का कंपाउंड होता है। तो जितने भी कार्बोनेट के कंपाउंड्स हैं वो कैल्सिनेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, और जितने भी आपके सल्फाइड के कंपाउंड है वो रोस्टिंग में चले जाते हैं। जब हम उनसे मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं तो हम फिर उसको मेटल में चेंज करने की कोशिश आ जाती है। और लास्ट वाला पार्ट होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में अब भी मेटल आपका जो है उसमें कहीं ना कुछ इंप्योरिटीज हो सकती है प्रेजेंट। तो ये नहीं है कि मेटल को हमने बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले आए इसी स्टेप में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थर्ड स्टेप कराना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग लास्ट इसका पार्ट होगा, जो आप एक तरीके से प्योर फॉर्म में उस मेटल को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोगों को स्टार्ट करने हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर सबसे पहला पार्ट हमारा हो गया, तो मैं इसको अब स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो जब इम्प्योरिटीज, देखिए बच्चों, जब यहाँ से इम्प्योरिटीज आप निकाल देंगे, जब आपकी गैंग्यू पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे, डेट मीन्स गैंग्यू पार्टिकल्स मैंने क्या बताया, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल्स हो गया, अर्थन पार्टिकल्स हो गए, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, इवन लाइमस्टोन और माइका भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज जब आपकी हट जाती है तो आपको अपना क्या मिल जाता है, आपको ओर मिल जाता है। अब आप ओर को लेकर आओगे और फिर लास्ट में आप क्या करवाओगे, कन्वर्जन, मतलब सेकेंड स्टेप में कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में चेंज करोगे। अब देखिए क्या बात होती है, हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे कुछ डिविजन्स हैं, हाईली रिएक्टिव है, फिर एक तरीके से इंटरमीडिएट मेटल्स हैं, और फिर लास्ट में लोएस्ट जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में एक्टिव मेटल्स आते हैं वो हैं। तो हमें तीन पार्ट में इसको बेसिकली स्टडी करना है। सबसे पहले जो जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सेकंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और लास्टली लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्योंकि जो भी ये तीन कैटेगरी हमने डिवाइड करी हैं उनके हिसाब से ही एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। अब वो धीरे धीरे हम लोगों को स्टडी करना है कि हम कैसे इसमें करवाएंगे। तो जो सेकंड पार्ट आएगा आपका, उस सेकंड पार्ट में रिफाइनिंग में हटा दे रही हूँ यहाँ से भी। अब इस सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हम तीन स्टेप्स पे फोकस्ड हैं। पहली बात, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, हाईली रिएक्टिव वो आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं हमारे। सेकंड जो हमारा बी पार्ट आएगा वो आएगा मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जितने भी हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हमें सेपरेट आउट करना है। ठीक है, और सी पार्ट हमारा है लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है वो अलग तरीके से सेपरेट आउट होंगे किसी भी कंपाउंड से। तो अभी बात यहाँ पर हमारी हो रही है हाईली रिएक्टिव मेटल्स में। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाती हूँ कि कैसे यहाँ पर हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट करने वाले। ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन अभी हम लोग हटा देते हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट के तीन पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड करवा दिया। अब देखिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनकी बात करते हैं। जैसे कौन कौन से बच्चों, एक होता है पोटेशियम है, एक हमारा सोडियम है, नेक्स्ट हमारा कैल्शियम है, फिर हमारा एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है। तो ये हमारे रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, Mg एल्यूमिनियम, ऊपर नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। Mg पहले आता है, एल्यूमिनियम बाद में आता है। अब क्या है कि आपको जब भी इनको एक्सट्रैक्ट कराना है तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस से कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है,
लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आप उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस से ही होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेजेंट किस फॉर्म में होंगे? ये क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये एज अ क्लोराइड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बच्चों, और एज अ फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों कंडीशंस में हो सकता है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी सीरीज में जब भी आप देखो तो यहाँ पर आप सपोज कर लो, मैं पहले आपको बात समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ले लीजिए KCl, सपोज कर लीजिए, ठीक है, आपका KCl कंपाउंड है। अब KCl कंपाउंड है तो ये अपने आप को चेंज कराने की कोशिश करेगा, मतलब पोटेशियम बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो Cl को भी तो वहां से हटना चाहिए। तो आप अगर नॉर्मल प्रोसेस करवाना चाहते हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना चाहते हैं जस्ट लाइक कार्बन, तो ये कार्बन के को रिप्लेस कैसे करेगा? ये रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है और हाईली रिएक्टिव मेटल्स इसको रिप्लेस करने की कोशिश, मतलब ये इसको रिप्लेस करना है ना, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को तो रिप्लेस करने की कंडीशन है ही नहीं कार्बन के पास, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। जब ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यहाँ पे किसी के साथ भी मदद नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड आउट नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी बहुत ही नीचे दिखाई दे रही है रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये सारे जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये यहाँ पर फेल है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से ये काम हो ही नहीं सकता कि हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही हमारे पास एक ऑप्शन है, हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये खुद में इतने रिएक्टिव है, ठीक है। आप मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को इधर ऊपर नीचे कर लीजिए, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, ये मैग्नीशियम आ जाएगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट वर्क ही नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही एग्जिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमको पता है कि एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। हम उस प्रोसेस को अभी आगे समझाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए दो चीजें हो गई, क्लोराइड की ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, कोई यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकता क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही कार्बन नीचे एग्जिस्ट करता है और वो रिप्लेस नहीं करवा सकता इन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर होती है और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी हम अकेले सब मतलब इंडिविजुअली इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या है, ये जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? तो हाईली की बात होगी। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में बच्चों कौन से आता है? जिंक आता है, ठीक है, आयरन आता है। ये जो है ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनमें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस अलग होगी, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। आपका लेड है, कॉपर भी इसमें प्रेजेंट होता है ना, कार्बन भी यहाँ पर इसके प्रेजेंट है। मैं अभी बात करूंगी इसके बारे में क्या है। और लेस वाले में अगर मैं बात करूं तो हमारा Hg, मरकरी बहुत ही नीचे है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स में सबसे नीचे वाली कैटेगरी में ये रखा जाता है ना। और आपका जैसे कॉपर है इसमें प्रेजेंट है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये मैंने इसमें इसलिए लिख दिया। अब बात अलग अलग हम लोगों को स्टडी करनी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन है। ये वाला पार्ट हमारा एनोड हो गया, ये वाला पार्ट हमारा बच्चों कैथोड हो गया। कैथोड हमारा कैसा होता है? नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। इस पे हमारे जाएंगे एनाइंस और इस वाले पार्ट पे हमारे क्या जाएंगे? कैटाइंस। कैटाइन हमारा क्या है? हमारा Na है, सोडियम है, ये यहाँ एक्यूमुलेट होगा, और जो Cl नेगेटिव है वो हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, हमें मिल जाएगा हमारा सोडियम। तो इस तरीके से प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का कंटिन्यूएशन में आएगा। तो याद रखिए कि अगर आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, वहां पे NaOH बन जाएगा जो हमें हमारे रिएक्शन में नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम वाटर को यहाँ से हटा देते हैं और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है। तो एनोड पर क्लोरीन का डिपोजिशन हो जाता है। एनोड पे क्या होता है बच्चों? आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अलग अलग दोनों पे होंगे और ये प्रोसेस हम आगे कंटिन्यू करवा देंगे। तो कैथोड पे हमारा सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे हमारा क्या डिपॉजिट हो जाएगा? क्लोरीन गैस हो जाएगा। ऐसे ही हम किसका करेंगे? हम KCl का करेंगे, CaCl2 का करेंगे, ऐसे ही हम बाकी सबका करेंगे, MgCl2 का करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन है हाईली रिएक्टिव मेटल्स का इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। बस एक कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि वी आर नॉट यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे हम मॉल्टन सॉल्ट को यूज करवा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने बात कर ली कि आयरन और कॉपर जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, जिंक, आयरन और लेड, कॉपर, और यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमारा Hg और कॉपर प्रेजेंट होगा। लेकिन जो नेटिव स्टेट में आते हैं, जैसे हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, Ag है, Au है और Pt है, ये किसी भी कंपाउंड के साथ एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नेचर इन्हें हमें प्योर फॉर्म में देती है, बस हमें इसके गैंग्यू पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना पड़ता है। बाकी ये नेटिव स्टेट है। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में प्रेजेंट होने वाले सब्सटेंस। तो Ag, Au, Pt नेटिव स्टेट में रहते हैं, दैट मीन्स फ्री स्टेट में रहते हैं, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते, और अगर किसी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट नहीं करते तो मेटलर्जी प्रोसेस उन पर अप्लाइड ही नहीं होता है। तो इसलिए ये जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं ये हमें प्योर फॉर्म में हमारी नेचर दे देती है, इसलिए रिएक्शन में मतलब जो अभी आपकी मेटलर्जी प्रोसेस होगा उनमें से इनको हटा दिया जाता है। ठीक, तो अभी हमें इन पे फोकस्ड होना है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें हम इन सब के बारे में बात कर लेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में स्टडी करवाने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है, एक बात ये भी बता दूं आपको, ये वाले जो प्रोसेस होते हैं जो हमने हाईली के बाद मॉडरेट वाले पढ़े थे, इस मॉडरेट वाले में रिडक्शन होना है। ठीक है, दैट मीन्स कि आप ये रिडक्शन प्रोसेस से काम करवाएंगे और यहीं पर आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला पार्ट आएगा, जो मैंने आपको बताया था। वहां पे रिडक्शन वाला, ये रिडक्शन प्रोसेस से होंगे तीनों, और ये मतलब 4 जो प्रेजेंट है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस से यहाँ पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट जरूर आना है और वो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कार्बन यहाँ टॉप पर बैठा हुआ है इसलिए इनको रिप्लेस कर देता है, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इसलिए इनको रिप्लेस कर देता है रिडक्शन प्रोसेस में। तो जब भी हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे तो ध्यान रखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स पे इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होती है रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ पर हम मॉडरेट वाले पर ही कार्बन को अप्लाइड करा पाते हैं, और जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उन लेस रिएक्टिव में हीटिंग प्रोसेस से ही काम हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। तो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है वो सिर्फ किस पे करता है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स पे एक्ट करता है, और वहीं पर हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस को समझ पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। इसको मैं रब कर देती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम इस वाले प्रोसेस पे। तो अब हम एक्सट्रैक्शन किसका करेंगे बच्चों, हम करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन चल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स का चल रहा है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। अब इस हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आ चुके हैं, पोटेशियम आ गया है, सोडियम आ गया है, कैल्शियम आ गया है, मैग्नीशियम आ गया है और एल्यूमिनियम आ गया है। ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो ये करेंगे बच्चों क्लोराइड की फॉर्म में, या ये किस कंपाउंड में रखेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इन पे अप्लाइड होगा। दूसरी बात, ये मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, मॉल्टन सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि आपने इसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट आउट कर लिया है। यहाँ पे आप कोई भी वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे। अगर आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करा तो आपका एलिमेंट प्योर फॉर्म में नहीं मिलके वहां पे आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा। तो याद रखिए कि आपको यहाँ पे वाटर नहीं लेना है, आपको सिर्फ उसकी मॉल्टन स्टेट लेनी है, मॉल्टन सॉल्ट लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका पोटेशियम का, तो ये KCl में एग्जिस्ट करता है, ये NaCl में एग्जिस्ट करता है, ये आपका CaCl2 में एग्जिस्ट कर सकता है, ये MgCl2 में, ये Al2O3 में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ठीक है, ये हमारे ऑक्साइड और क्लोराइड्स के एग्जिस्टेंस हो गए। लेकिन अब हम पहली बारे में बात कर रहे हैं सोडियम के बारे में, जो कि हमारा पहला एलिमेंट होगा एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए। तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट मतलब सोडियम मेटल का आप करवाओगे। तो कैसे आप ब्रेक डाउन करवाओगे मैं आपको बता देती हूँ। तो हम सोडियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, दैट मीन्स कि इस वाले फर्स्ट पार्ट में से इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। और हमारा जो एक्सट्रैक्शन होगा NaCl, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
Na+Cl2, डेट मीन्स कि यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, आप एक बीकर लोगे और बीकर के अंदर एनोड कैथोड को इंट्रोड्यूस कराओगे। तो यहाँ पे वाटर नहीं लेना है, बस आप इसको बात को ध्यान रखिएगा। वाटर अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ कंडीशन कुछ और हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कैसे, कि जब आप NaCl को ब्रेक डाउन करोगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, और वाटर जो ब्रेक डाउन होगा वो किस में होगा, H पॉजिटिव और OH में ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, 12th क्लास में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो होता क्या है कि जो आपके ये पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव एनोड, ठीक है, एक जाएगा एनोड पे और दूसरा जाएगा कैथोड पे। तो जो आपका ये कैटाइंस और एनाइंस है, ये हमारे एनाइन हो गए और ये हमारे कैटाइन हो गए। ठीक है, तो ये कैटाइन कहाँ पर हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड जो नेगेटिव साइड होती है, और एनाइन जो हमारे नेगेटिव आइंस है वो हमारे एनोड पे ट्रांसफर होंगे। तो अब दो कंडीशंस हो गई ना, तो क्या होगा कि ऑपोजिट जब जाते हैं तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा जाता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। तो होता क्या है कि इस दोनों में से H का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये कैथोड पे जाके अपने आप को एक्यूमुलेट करा देगा। इधर क्लोरीन नेगेटिव का ज्यादा होता है OH नेगेटिव आयन से, तो क्या होता है कि क्लोराइड जो आयन्स है वो इस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब बच्चों बचा क्या, अब बच्चा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो क्या करेगा, आपस में कंबाइंड होकर NaOH बना देगा। तो रिएक्शन वहां पर हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा NaOH का। हमें चाहिए सोडियम, क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी सेपरेशन कराना है, हमें कोई कंपाउंड नहीं बनाना। तो ये हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो हम वाटर ले ही क्यों यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दो। अब क्या होता है कि दो ही चीजें बची, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो Na पॉजिटिव है वो आपका ट्रांसफर किस पे होगा, वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा एनोड पे। ठीक है, नो कैथोड पे होगा। ठीक है, और ये किस पे हो जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव है नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब कंपटीशन ही नहीं है तो एक्यूमुलेशन मतलब एनाइंस का और कैटाइंस का अपनी अपनी जगह पे होगा। तो इसी वजह से हम पूरा सर्किट बनाते हैं, हम रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मोल्टन NaCl होता है। ठीक है, मोल्टन NaCl हमने ले लिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी के थ्रू। जैसे ही हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी दी, वहां पे क्या हुआ, सोडियम आयंस रिलीज हुए, और सोडियम आयंस कहाँ पहुंच गए हमारे, ये वाला पार्ट हमारा एनोड है और ये वाला पार्ट हमारा। तो नेक्स्ट बच्चों, अब एग्जाम्पल हम लोग एल्यूमिनियम का लेने वाले हैं, Al2O3 का। इसमें देखेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे एल्यूमिनियम का होगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही होगी, और वो भी मोल्टन सॉल्ट में, हम वाटर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हमने वाटर यूज कर लिया तो हमारा एल्यूमिनियम सेपरेट नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मोल्टन फॉर्म ही यूज करते हैं। इनकी हमेशा मोल्टन स्टेट ही ली जाती है। तो मोल्टन स्टेट में हम ले रहे हैं Al2O3। अब Al2O3 को हम यहाँ पे मतलब लेकर, जिसे हमारे बॉक्साइट बोला जाता है, तो हम इसका यूज करवाएंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि हम जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि Al2O3 जो कि मोल्टन स्टेट में है, वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा। Al2O3 हमने ले लिया और इलेक्ट्रोलिसिस लिखी, और Al+O2 यहाँ पे रिलीज हो गया। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है। अब हम Al2O3 से हमने प्रोडक्ट बनाया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। बैलेंसिंग हमने नहीं करी है, आप बैलेंसिंग कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो क्या कर देंगे आप यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, तो 3 2 6 और 3 2 6 बैलेंस हो गए, 2 2 4, ये 4 आ गया। तो अब ये यहाँ पर हुआ कि हमें कौन सा सब्सटेंस किस पे ट्रांसफर करना है, कैथोड पे या एनोड पे। तो अब आप ये जानते हो कि एल्यूमिनियम +3 में एग्जिस्ट करता है और O जो है वो -2 का चार्ज गेन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट लोगे तो आप 2 रॉड्स को इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा, और बैटरी कनेक्ट करवा दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें मोल्टन Al2O3 आपको यूज करवाना है। मैंने बोला है ना आपको कि मोल्टन Al2O3 आप यहाँ पे यूज करोगे। अब क्या होगा, Al और O2 में चेंज हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी, तो Al+3 की फॉर्म में आएगा।
और दूसरा O-2 की फॉर्म में आएगा। ये क्या है आपका पॉजिटिव, दैट मीन्स कैटाइन, तो ये कैथोड पे जाएगा बच्चों। और ये आपका क्या है एनायन, तो ये किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो आप ऑक्सीजन को ट्रांसफर करा दो, मतलब O-2 जो है वो आपका एनोड पे चला गया, ये एनोड साइड हो गई आपकी, और ये वाली साइड कौन सी है आपकी, कैथोड है। और कैथोड कैसी है, नेगेटिव, ये कैसी है, पॉजिटिव। तो अब कैथोड पे नेगेटिव साइड अगर है तो उस पे कौन सा चार्ज मतलब जाना है, दैट मीन्स कैटायंस जाने हैं, तो Al+3 जो है वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अगर कैथोड पे जा रहा है तो आप जानते हो कि उसका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन आप करवाओगे यहाँ पे। और इस पे क्या करवाओगे आप बच्चों, ऑक्सीडेशन करवाओगे। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस जगह पे होते हैं, याद ये रखने वाली बात है। अगर याद नहीं हो रही है तो आपको एक छोटा सा ये आपको याद रख लेना है कि जैसे Cc, तो C क्या हो गया, कैथोड, C क्या हो गया, कैटाइन, ठीक है। और CCr आप याद कर लो, CCr मतलब रिडक्शन, मतलब कैटाइन, कैथोड और रिडक्शन। और AaO याद कर लो, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये चीज आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि भैया ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे जा रही है, और जो आपका एल्यूमिनियम है वो किस पे जा रहा है, आपका कैथोड पे जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से। तो एक हमने पढ़ लिया सोडियम के बारे में, एक हमने पढ़ लिया एल्यूमिनियम के बारे में। इस तरीके से आप इसका प्रोसेस कंटिन्यू करवाओगे। ठीक, तो इसमें आई थिंक कोई आपको डाउट नहीं होगा, ये आप करके देखना, समझना, और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके और भी पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, बट पहले हम बात कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करते हैं। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात हो रही है अब। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आ रहे थे हमारे, एक तो जिंक आ रहा था हमारा, ठीक है, जिंक था हमारा, आयरन था, पीबी था, ये हमारे कार्बन आपका कॉपर प्रेजेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सेंटर में प्रेजेंट होंगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। अब इनको इनकी ऑक्साइड में बदलना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये ऑक्साइड में पहले आएंगे, और ऑक्साइड में जब ये प्रेजेंट होंगे, डेट मीन्स ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये भी मैं आपको बता दूं, ये एज अ कार्बोनेट आएंगे, मतलब एक कार्बोनेट के कंपाउंड्स होंगे, या फिर ये आपके सल्फाइड के कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स में पढ़ा था कि वो क्लोराइड के या ऑक्साइड्स के फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये कार्बोनेट की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और इन कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म को हमें पहले ऑक्साइड में चेंज कराना पड़ेगा। जब वो मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, उसे मेटल में चेंज करेंगे। तो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद हम इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराते हैं। अब मेटल ऑक्साइड में जब हम कन्वर्ट कराते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो मेथड हमारा होता है बच्चों कैल्सिनेशन वाला, यहीं पर हम अपना कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, या हमारा दूसरा होता है बच्चों रोस्टिंग। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैंने छोटा छोटा लिख दिया काफी। तो एक हो जाता है कैल्सिनेशन और दूसरा हो जाता है रोस्टिंग। इसमें आप मेटल ऑक्साइड में से चेंज करते हो दोनों ही प्रोसेस से, और फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल में चेंज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें मैं कार्बन को यहाँ पे यूज करवा रही हूँ। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मेट आपको अप्लाई कराना है फॉर अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, जिसमें आप ये प्रोसेस करोगे। देखो हम बहुत ही स्लोली और डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो आप अगर हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपने प्रीवियस पढ़ा है और जो आप पढ़ रहे हो उससे आप कनेक्टेड रहो। ठीक है, इसलिए मैं काफी अच्छे से आपको डीपली चीजें समझा रही हूँ। जो टॉपिक आप पढ़ें तो आप जब किसी बुक से स्टडी करें तो आपको बुक की जरूरत कोई नीड ना रहे, ये मेरा पूरा तरीके से इस पे फोकस्ड है। ठीक है, तो आप मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में क्या करते हैं कि ये फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास दो मेथड है मेटल ऑक्साइड में चेंज कराने के लिए, पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। देखिए अब हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में बात समझ लेते हैं पहले कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होती क्या है बच्चों। तो पहली बात यह है कि कैल्सिनेशन जो भी प्रोसेस होगा वो उनके लिए होगा जो कि आपके कैसे होंगे, कार्बोनेट्स के होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर कार्बोनेट कंपाउंड्स के लिए, कार्बोनेट कंपाउंड जो भी होंगे उनके लिए कैल्सिनेशन आप करवाओगे ही करवाओगे, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, फिर कैल्सिनेशन में क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है।
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं होगी, आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है और काम आपका हो जाएगा। लेकिन रोस्टिंग वाले प्रोसेस में क्या होगा, रोस्टिंग वाले प्रोसेस जो होंगे वो फॉर सल्फाइड कंपाउंड्स होंगे। सल्फाइड के कंपाउंड जितने भी होंगे वो रोस्टिंग में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंपलसरी है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप मेंशन कर सकते हो, दोनों में यही मेन डिफरेंस है। दोनों से ऑक्साइड बना दिया जाएगा, जब दोनों से ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बन जाएगा फिर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन यूज करेंगे और उसे मेटल में चेंज कर लेंगे। दिस इज अ मेन प्रोसेस, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में। पहला एग्जाम्पल है हमारा जिंक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिंक के बारे में। तो चलिए फिर जिंक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसे कन्वर्जन होने वाला है। तो ये मैं ऊपर का पार्ट जो है वो एज इट इज रख रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट के ओर्स लेते हैं और वो जिंक का है, तो हमने ले लिया ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। ये हमारा पहला ओर हो गया बच्चों। अब क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जो है वो आपका एक तरीके से कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस को कंटिन्यू कराएगा। तो कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस में आप क्या करिए कि आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाइए इसको, यहाँ पे ZnO बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगी। ये हो गया हमारा कैल्सिनेशन का प्रोसेस। इसे मैं शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये हमने कौन सा मेंशन कर दिया, कैल्सिनेशन कर दिया। याद रखना कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी और कार्बोनेट के ओर्स होंगे। दूसरा जो प्रोसेस आता है वो हमारा दूसरा प्रोसेस आता है रोस्टिंग का, और रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड आएगा और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको देनी पड़ेगी। हीटिंग करवाएंगे तो क्या करेगा, ZnO बनाएगा और यहाँ पर निकल जाएगी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आ गया। अब आप दोनों में चेक करो, ये हमारा रोस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है, मिल रहा तो हमें दोनों से सेम ही है ना, हमें जिंक ऑक्साइड ही मिल रहा है, डेट मीन्स हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हुआ या रोस्टिंग प्रोसेस हुआ, दोनों से ऑब्टेन हमें मेटल ऑक्साइड होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप एड रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन सा है हमारा, कार्बन। और मैंने आपको बोला था कि जब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हमारा कार्बन बैठा हुआ है, डेट मीन्स डेट कैन एबल टू रिड्यूस द अदर मेटल ऑल्सो। तो इसके पास ये एबिलिटी है। तो अब Zn ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड बन गया, अब मेटल ऑक्साइड बन गया, अब उसमें आप कार्बन इंट्रोड्यूस करोगे और आपको मेटल हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रही हूँ, चाहे वो ये हुआ या ये और हुआ, दोनों में से कोई भी और हुआ, आपको जिंक ऑक्साइड बनाना ही बनाना है, चाहे वो कैल्सिनेशन प्रोसेस हो या रोस्टिंग हो। अगर कैल्सिनेशन में जा रहा है तो वो कार्बोनेट के ओर्स जाते हैं और रोस्टिंग में जा रहा है तो सल्फाइड के ओर्स जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ZnO मिल गया हमको, चाहे इससे मिला, चाहे रोस्टिंग से मिला, चाहे कैल्सिनेशन से मिला। कार्बन आपने इनसे इंट्रोड्यूस करा तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन जैसे रिएक्ट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगा, आपका जिंक अलग हो जाएगा और CO बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई जहां पर हमको इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हमें हमारा मेटल ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे कोई भी प्रोसेस हुआ, आप ये बात ध्यान रखिए, चाहे रोस्टिंग हुई चाहे कैल्सिनेशन हुई, दोनों से ही आपको जिंक ऑक्साइड बनाना ही बनाना है। इट मीन्स आपको अपना ऑक्साइड बनाना है। अब ऑक्साइड बनाने के बाद जब आप क्या करेंगे, आप वहां पे एक रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन आपको यहाँ पे लेना ही है, क्योंकि ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, ये लैब के पर्पज से करने से थोड़ा सा हम बचते हैं और इसकी रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंट्रोल्ड करना लैब के अंदर थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन, क्योंकि ये ना तो ज्यादा हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइड कराता है और ना ही ये कोई स्लो रिएक्शन दिखाता है। फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर एज अ कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, क्योंकि लैब पर्पज पे हमें यही काम करता है और बड़े स्केल पे भी हम ये लेके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली भी नहीं है, चीप है, आराम से हमें मिल भी जाएगा और थोड़ा हमें हमारे बजट में भी आता है, क्योंकि हमें तो भाई प्रॉफिटेबली और कंफर्टेबली काम करना है ना। मेटलर्जी में हमें ये नहीं है कि हम बहुत अपना बजट से ऊपर चले जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें लिमिटेड वो काम करना है। तो इसी वजह से हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं। अब एल्यूमिनियम किस जगह पे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो आपने अपना कंपाउंड ऑब्टेन कर लिया,
ठीक है। अब आयरन मेटल है वो भी इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा हेमाटाइट से, Fe2O3 से। तो और भी जो एलिमेंट्स हैं वो बाकी टिन लेड एनिमल्स वो सॉरी टिन और लेड मेटल्स हैं वो भी यहाँ पे इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट होंगे, चाहे वो कैल्सिनेशन प्रोसेस हुआ चाहे वो रोस्टिंग प्रोसेस हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट बात जब हमने यहाँ पे सीखनी है वो ये सीखनी है कि भाई हम एल्यूमिनियम को आयरन के कांटेक्ट में जब लेके आते हैं, जो आयरन की रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है आयरन की, अब मैं वो आपको एल्यूमिनियम से समझा रही हूँ। ठीक है। एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप कहाँ पर उसको यूज करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों क्या होने वाला है, क्या होता है कि आपने अपनी एक कंपाउंड ले लिया Fe2O3, ठीक, और इसमें हमने एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा। Fe2O3 ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हम लोगों को। तो Fe2O3 यहाँ पर क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो और जैसे ही आप यहाँ पे यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आ जाता है Al2O3 और साथ में आयरन जो है वो यहाँ से अलग हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाता है। आप देखिए अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम तो टॉप पे बैठा है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो तो आयरन को रिप्लेस कर देगा और बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लेकिन मैंने बोला कि ये प्रोसेस एक थर्माइट रिएक्शन की तरफ जाएगी। दैट मीन्स थर्माइट रिएक्शन मतलब कि वहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जहां पे हीट बहुत रिलीज होगी, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि ये हीट का साइन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हीट का साइन प्रेजेंट है और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, इसलिए मैंने डेल्टा का साइन मेंशन करा है जिससे आप समझ पाओ। ठीक। तो आप एक बात और भी ध्यान रखो कि ये हम थर्माइट बेल्डिंग कह सकते हैं इसको, या फिर एक इसका और नाम होता है जो कि आपको बोल दिया जाता है कि एल्यूमिनोथर्मी। आप इसे बोल सकते हो एल्यूमिनोथर्मी, या फिर एक नाम और बोल सकते हो इसको थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट बेल्डिंग, ये भी नाम हो सकता है। ठीक है। तो ये दो नाम इसके हैं क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों होता क्या है कि जब आप बात करेंगे तो आप जैसे किसी भी मोल्ड को ले लीजिए, जैसे रेलवे ट्रैक ले लीजिए या कोई मशीन पार्ट ले लीजिए, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर वो कहीं से अनसेटल्ड है या उसमें कोई गैप है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे रेलवे ट्रैक की हम बात करें, तो वो रेलवे ट्रैक की जो फिलिंग है, सपोज ये बात हो गई, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूं आपको कि जैसे ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है बच्चों। ठीक है। अब ये रेलवे ट्रैक में बीच में गैप आ गया, जैसे ही गैप आया भाई इसको तो फिल करना पड़ेगा ना, तो क्या करते हैं हम मशीन लेते हैं, मशीन में हम Fe2O3 यूज करते हैं और एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो जैसे ही ये रिएक्शन इसके कांटेक्ट में आती है वहां से बहुत सारी हीट रिलीज होती है, वो हीट क्या करती है, आयरन को मेल्ट करवा देती है, यहाँ से Al को उसके साथ रिप्लेस करती है और जैसी रिएक्शन स्टार्ट होती है जो मेल्टेड फॉर्म है आयरन की वो इस जगह पे फिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद मतलब 3-4 घंटे उसे सेटल डाउन होने में लगता है, ठंडा होने में लगता है और आफ्टर दैट वी जस्ट गेट अवर स्ट्रक्चर, जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो हमारे मशीन टूल्स हो गए या हमारा कोई प्लेटफॉर्म का कोई प्रॉब्लम हुई, दैट मीन्स रेलवे ट्रैक्स में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो सारी चीज़ों को फिलिंग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, फिर से एक तरीके से शेप देने के लिए हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर एज अ फॉर्म ऑफ क्या चाहिए, मॉल्टन फॉर्म चाहिए आयरन की। ठीक है। तो हमारा एल्यूमिनियम बहुत ही बढ़िया एक रिड्यूसिंग एजेंट होता रहता है जो कि रिएक्शन जो है वो काम इस तरीके से करवाएगा। तो ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन में आ जाती है बच्चों, दैट मीन्स दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही हीट रिलीज हो रही है, तभी मैंने वहां पे साइन मेंशन किया है किसका, डेल्टा का, और आप समझ जाएंगे कि डेल्टा जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पे रिएक्शन में बहुत हीट इवॉल्व होगी। ठीक है। तो ये बात आप इससे सीख गए। तो जिंक का एक हमने ले लिया कॉन्सेप्ट और एक हमने आयरन का ले लिया। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ये आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।